वर्ल्ड व्यू के इस अंक में भारत के लिए चुनौतियों पर चर्चा। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध का भारत के विकास और विदेश नीति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। युद्ध के 2 सप्ताह बीत चुके हैं और खाड़ी देशों ईरान और रूस के साथ नई दिल्ली के प्रयासों के बीच क्या भारत की विदेश नीति में कोई बदलाव, रीसेट हो रहा है या कम से कम भारत के दृष्टिकोण में, मैसेजिंग में कोई बदलाव देखने को मिल रहा है। नमस्कार, द हिंदू के वर्ल्ड व्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं सुहासिनी हैदर। पश्चिम एशिया में युद्ध का तीसरा सप्ताह शुरू हो चुका है, जिसमें हताहतों की संख्या बढ़ रही है, विशेष रूप से ईरान में। लेकिन ऐसा कोई संकेत नहीं है कि अमेरिका और इजराइल अपने किसी भी मूल उद्देश्य जैसे शासन परिवर्तन, परमाणु गारंटी या बिना शर्त आत्मसमर्पण को पूरा कर पा रहे हैं। इस सप्ताह के वर्ल्ड व्यू में हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि भारत इस गतिशील संकट से कैसे निपट रहा है और क्या कोई पुनर्विचार या बदलाव चल रहा है। जैसा कि हमने पिछले हफ्ते बताया था, ये स्पष्ट लग रहा था कि अमेरिका इजराइल हमलों और ईरान की प्रतिक्रियाओं पर भारत की शुरुआती प्रतिक्रिया एक तरफा थी। प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध के पहले ही सप्ताह में सभी खाड़ी देशों के नेताओं से बात की और ईरान द्वारा खाड़ी देशों पर किए गए हमलों और नागरिकों व नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की निंदा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री और अन्य समकक्षों से बात की, लेकिन सरकार ने शुरुआत में ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की हत्या की न तो निंदा की और न ही संवेदना व्यक्त की। बाद में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने उनके लिए शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। भारत ने हिंद महासागर में ईरानी जहाज आइरिस दाना के डूबने पर कोई बयान जारी नहीं किया, जहां फरवरी में भारतीय नौसेना के अभ्यास में भाग लेने के बाद लौट रहे दर्जनों नाविकों को अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा टॉर्पीडो से निशाना बनाकर मार दिया गया था। भारत ने अमेरिका या इजराइल द्वारा नागरिक लक्ष्यों पर किए गए हमलों की किसी भी तरह से आलोचना नहीं की, जिसमें ईरान के मोबिन में लड़कियों का स्कूल भी शामिल है, जिसमें 168 लोग मारे गए थे। भारत ने लेबनान में इजरायली हमलों की भी आलोचना नहीं की, जिसमें हिजबुल्लाह को निशाना बनाया गया और 634 नागरिक मारे गए। इस सप्ताह भारत ने 134 देशों के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया, जिसमें खाड़ी देशों पर हमलों और होर्मुज में ईरान के अभियानों की आलोचना की गई थी। हालांकि इस सप्ताह हमने भारत की प्रतिक्रिया में थोड़ा बदलाव जरूर देखा। संसद में विदेश मंत्री जयशंकर ने खुलासा किया कि भारत ने वास्तव में एक ईरानी जहाज को शरण दी है और 3 अन्य ने अनुमति मांगी थी। ईरानी पक्ष ने 28 फरवरी को क्षेत्र में अपने 3 जहाजों के लिए हमारी बंदरगाहों पर डॉक करने की अनुमति मांगी थी, जिसे 1 मार्च को मंजूरी दी गई थी। IRS लावन ने 4 मार्च को कोच्चि में डॉक किया। चालक दल फिलहाल भारतीय नौसेना की सुविधाओं में है। हमारा मानना है कि ये सही काम था और ईरानी विदेश मंत्री ने इसके लिए अपने देश की ओर से आभार व्यक्त किया है, इसलिए ये एक मानवीय दृष्टिकोण था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार अपने ईरानी समकक्ष मसूद पेजेश्कियन से बात की, जो वहां के राष्ट्रपति हैं। युद्ध शुरू होने के बाद ये उनकी पहली बातचीत थी। हालांकि ये तब हुई जब पेजेश्कियन पहले ही रूस और पाकिस्तान जैसे देशों के नेताओं से बात कर चुके थे। अधिकारियों ने ईरान से इस बारे में भी गंभीरता से बात करना शुरू कर दिया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे भारतीय ध्वज वाले जहाजों को जाने दिया जाए। याद रखें, IRGC ने सख्त निर्देश दिए थे और कम से कम 16 जहाजों को निशाना बनाया है, जिसमें एक अमेरिकी जहाज भी शामिल था, जिस पर एक भारतीय चालक दल के सदस्य की मौत हो गई थी। केवल कुछ जहाजों को छूट दी गई है, 4 चीनी जहाज और बांग्लादेश सहित कुछ अन्य देश। पिछले साल से उलट दिल्ली में सरकार ने अजरबैजान के साथ भी काम किया है
ऑपरेशन सिंदूर के बाद वहां तनाव था, लेकिन अब भारत ने ईरान से भाग रहे भारतीय नागरिकों को उस सीमा के पार और आर्मेनिया तक पहुंचाने के लिए अजरबैजान के साथ काम किया। विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग में 2 सप्ताह बाद प्रवक्ता ने 28 फरवरी को ईरान में स्कूल पर हुए बमबारी पर भारत का दुख व्यक्त किया। हमने चल रहे संघर्ष पर कई बयान जारी किए हैं। हम खोई हुई कीमती जानों पर खेद व्यक्त करते हैं और इस संबंध में अपना शोक व्यक्त करते हैं। तो भारत की इस बदली हुई संदेश शैली के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? पहला, युद्ध की स्थिति। उम्मीदों के विपरीत ईरान का शासन 2 सप्ताह तक टिका रहा और उसने वास्तव में युद्ध को और व्यापक बना दिया, जिससे पूरे क्षेत्र में परेशानी बढ़ गई। ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा अयातुल्ला अली खमेनेई के बेटे हैं जो मारे गए थे और वे हार मानने का कोई भी संकेत नहीं दे रहे हैं। ये दूसरी बात है कि अतीत में भी अमेरिका ने इस तरह के हस्तक्षेप तब तक जारी रखे हैं जब तक कि वो शासन को नष्ट करने या इराक, अफगानिस्तान, लीबिया जैसे देशों को तबाह करने में सफल नहीं हो गया। लेकिन ये युद्ध उम्मीद से ज्यादा लंबा खिंच गया है और निश्चित रूप से कुछ गणनाएं फिर से की जा रही हैं। दूसरा, भारत पर अब अधिक तेजी से प्रभाव पड़ने लगा है। युद्ध अब सचमुच भारत के हर घर तक पहुंच गया है। इस नक्शे को देखें। IRGC द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण के कारण 160 से अधिक जहाज रुके हुए हैं। लगभग 28 भारतीय जहाज होर्मुज के पश्चिम में हैं और उन्हें भारत में अपनी आपूर्ति लाने के लिए ईरान से किसी तरह की सुरक्षा गारंटी की आवश्यकता है। ये जलडमरू मध्य एक बिंदु पर 40 किलोमीटर से कम चौड़ा है, जिससे जहाजों के लिए हमले के डर के बिना वहां से गुजरना लगभग असंभव हो गया है। साथ ही अब इस जलडमरू मध्य में जहाजों की भीड़ बहुत बढ़ गई है, जिससे आपस में टकराने का जोखिम भी है। दूसरा हिस्सा, पश्चिम एशिया से होने वाला व्यापार जो सालाना करीब $200 बिलियन का है, होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने से ठप हो गया है, जिसमें ऊर्जा आपूर्ति सबसे महत्वपूर्ण है। भारत की रिफाइनरियों के लिए जरूरी LNG और तेल की आपूर्ति रुक गई है। हमें याद रखना चाहिए कि भारत का 90% LNG आयात होर्मुज के रास्ते होता है, जो उसकी जरूरतों का 70% हिस्सा है, और इसका बड़ा हिस्सा कतर से आता है। इसके अलावा ईरान द्वारा अपने संयंत्रों पर ड्रोन हमले के बाद कतर ने LNG का उत्पादन रोक दिया है। इसलिए न केवल भारत बल्कि उसके पड़ोसी बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव भी प्रभावित हुए हैं और उन सभी के ऑर्डर लंबित हैं। भारत का डायस्पोरा भी लगातार जोखिम में है। हमने पिछले हफ्ते इस बारे में बात भी की थी। युद्ध में अब तक 4 भारतीयों की मौत हो चुकी है। खाड़ी क्षेत्र में 9 मिलियन भारतीय हैं, ईरान में 9,000 और इजराइल में लगभग 18,000। ये लगातार हमारे चिंता का सबब रहेगा। भारतीय वैश्विक समुद्री कार्यबल का 15% से अधिक हिस्सा है। दुनिया भर में 3,20,000 से अधिक सक्रिय नाविक हैं। 677 भारतीय नाविक होर्मुज जलडमरू मध्य के पश्चिम में हैं और 101 पूर्व की ओर फंसे जहाजों में होने की आशंका है। तो करीब 800 भारतीय सिर्फ उस क्षेत्र में हैं जिसकी निगरानी शिपिंग मंत्रालय कर रहा है। तीसरा बड़ा मुद्दा यह है कि भारत की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लग रहा है। ये धारणा कि भारत ने इस क्षेत्र में अपना पारंपरिक संतुलन और ऐतिहासिक संबंधों को खोया है और वो अमेरिका और इजराइल की आलोचना करने में असमर्थ या अनिच्छुक है, जिसने पहले हमला किया था। दूसरा, क्षेत्र में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होने के भारत के दावों को अमेरिकी बमबारी ने निश्चित रूप से चोट पहुंचाई है, जो हिंद प्रशांत में भारत के क्वाड पार्टनर द्वारा की गई एकतरफा कार्रवाई थी। तीसरा, अमेरिका द्वारा सम्मान न दिखाने का बड़ा प्रश्न है। उदाहरण के लिए, रूस पर भारत को प्रतिबंधों से छूट देते हुए वॉशिंगटन ने कहा कि उसने भारत को रूसी तेल खरीदने की अनुमति दी है और इससे भारत में काफी आक्रोश पैदा हुआ। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध को लेकर टिप्पणियां, जैसे कि ये जिसमें उन्होंने हिंद महासागर में जहाज डूबने का मजाक उड़ाया, भारत में अमेरिका के प्रति जन समर्थन को कम कर रही हैं
और शायद इसी वजह से भारत को अपनी संदेश शैली पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है। नौसेना खत्म हो गई है, ये सब समुद्र के नीचे पड़ा है। 46 जहाज, क्या आप विश्वास कर सकते हैं? वास्तव में मैं अपने लोगों से थोड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा, किस गुणवत्ता के जहाज? बेहतरीन सर, सुपर क्वालिटी के। मैंने कहा, फिर हमने जहाज को पकड़ा ही क्यों? हम इसका इस्तेमाल कर सकते थे। हमने उन्हें डुबो क्यों दिया? उन्होंने कहा, उन्हें डुबोना ज्यादा मजेदार है। और मैंने कहा, उन्हें डुबोना ज्यादा पसंद है। वे कहते हैं कि उन्हें डुबोना सुरक्षित है। मुझे लगता है कि ये शायद सच है। तो वर्ल्ड व्यू का निष्कर्ष क्या है? युद्ध के 2 सप्ताह बाद अमेरिका के उद्देश्यों में स्पष्टता की कमी और ईरानी शासन का लचीलापन निश्चित रूप से दुनिया भर के कई लोगों को उन धारणाओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर रहा है जो अन्य देशों में अमेरिकी हस्तक्षेप पर आधारित थीं। भारत ईरान के एक भौगोलिक और ऐतिहासिक निकट पड़ोसी के रूप में, जिसकी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रणनीतिक निकटता है, किसी भी रिश्ते के प्रति अनुचित नहीं दिख सकता है और निश्चित रूप से इतना अधीन तो बिल्कुल नहीं कि उसे दूसरे के लिए दशकों पुरानी कूटनीति के मूल सिद्धांतों को छोड़ना पड़े। अगर आसान शब्दों में कहें तो ईरान की एक तरफा आलोचना और अमेरिका इजराइल कार्रवाइयों पर चुप्पी भारत की वैश्विक आकांक्षाओं के लिए दीर्घकालिक नीति नहीं हो सकती है। जैसा कि एक पूर्व विदेश सचिव ने इस सप्ताह चेतावनी दी थी, रणनीतिक अप्रासंगिकता की ओर ले जाने के लिए सामरिक अधीनता नहीं होनी चाहिए। वर्ल्ड व्यू की कुछ पढ़ने की सिफारिशें। अमेरिका एंड ईरान, अ हिस्ट्री 1720 टू द प्रेजेंट, जॉन गजविनियन। ईरान वॉर्स, पत्रकार जे सॉलोमन। कॉन्फ्लिक्ट, द एवोल्यूशन ऑफ वॉर फ्रॉम 1945 टू यूक्रेन, जनरल डेविड पेट्रियस। वाई अमेरिका लॉजेस वॉर्स, लिमिटेड वॉर एंड यूएस स्ट्रैटेजी फ्रॉम द कोरियन वॉर टू द प्रेजेंट, डोनाल्ड स्टोकर। Iran's rise and rivalry with the US in the Middle East, मोहसिन मिलानी। हम आशा करते हैं कि आपको ये पुस्तकें उपयोगी लगेंगी। वर्ल्ड व्यू पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।